Hello students. Today we are going to start the chapter number first of Indian economic development. The chapter is relevant to the Indian economy on the eve of independence. देखिए बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत जहाँ से होती है दैट इज़ अ कॉलोनियलिज्म. क्या होता है ये कॉलोनियलिज्म? इट इज़ अ सिस्टम फॉर द पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज. जब भी दो कंट्री के बीच में कोई भी पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप होता है तो वो क्या कहलाता है? कॉलोनियलिज्म कहलाता है. लेकिन इस सोशल रिलेशनशिप में या इकोनॉमिक रिलेशनशिप में एक कंट्री होगी रूलर और दूसरी होगी कॉलोनी. और वो जो रूलर कंट्री है वो कॉलोनी के लिए क्या बनाती है? पॉलिसीज बनाती है, जैसा कि आगे लिखा हुआ है. Under this system, the ruler economy or country determine the policy for colony. ओके तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है बेटा? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक रूलर होता है, एक कॉलोनी होती है. रूलर जो है वो कॉलोनी के लिए क्या करता है? पॉलिसीज बनाता है. ओके जैसा आगे और एक्सप्लेन किया गया. देखो, कॉलोनियल रूल जिसमें एक रूलर होगा और एक कॉलोनी होगी. इस केस में रूलर कौन था? इस चैप्टर के केस में ब्रिटेन, और कॉलोनी कौन थी? इंडिया. ओके यस. अब देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ. जनरली जो है वो बुक्स इसके बारे में बात नहीं कर रही है, डायरेक्टली वो आ रही है सीधा सीधा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. बट एक्चुअल में ये स्टार्ट कहाँ से हुआ इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज दिस चैप्टर दिस सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स कंटेन प्रैक्टिकल्स टू. आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे बेटा जो एक्सटर्नल्स लेगा, है ना. तो वो एक्सटर्नल्स आपसे इन अदर पॉइंट्स के बारे में भी पूछ सकता है. और इवन हम लोगों को भी जो सिलेबस मिला है उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको ब्रिटिश पीरियड से पहले के बारे में नहीं पूछा जा सकता है, या ब्रिटिश पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ इसके बारे में नहीं पूछा जा सकता है. ओके तो क्या है ये? ब्रिटिश रूल स्टार्टेड विद 1757 विद द बैटल ऑफ पलासी. याद रखना, जो इंडिया था ना बेटा, इंडिया अगर हम लोग सिंपली देखें तो इंडिया की जो बर्बादी थी उसका मेन रीज़न क्या कहेंगे आप लोग? मैं कहूँगा उसका मेन रीज़न एक बहुत ही अच्छा स्पाइस है जिसको हम लोग रेगुलर खाने में यूज़ करते हैं. वो है आपका ब्लैक पेपर. किसी समय में वो ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था, और इंडियंस जो हैं उसके प्रोडक्शन में बहुत अच्छे थे. तो आपने एक नाम सुना होगा, वास्को डी गामा. ठीक है, कुछ पुर्तगाली जो थे, ठीक है, वो पुर्तगाली जो है वो इंडिया में जब आए उनमें सबसे पहला था वास्को डी गामा. और वो यहाँ से क्या लेके गया? काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और पूरे वर्ल्ड में बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया. ब्रिटिशर्स ने जब उस पुर्तगाली को देखा, उस पोर्टुगीज को देखा, तो उन्होंने कहा कि हमको भी क्या करना है? ये प्रॉफिट चाहिए. उन्होंने एक कंपनी फ्रेम की. ठीक है, उन्होंने एक कंपनी फ्रेम की विच इज ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के कुछ लोगों ने, उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स. उन्होंने ये कंपनी फ्रेम की 1599 एडी के अंदर, हेडेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ. उस समय जो है वो इस कंपनी को मतलब एक तरह से फंडेड किया, या इस कंपनी को मेन तरह से गवर्न किया, वो किया क्वीन एलिजाबेथ ने. ठीक है, वो क्वीन एलिजाबेथ भी इनकी शेयर होल्डर्स थी इस कंपनी की. तो वो शेयर होल्डर ने इसको बोला, इस कंपनी को, कि अब आप जाके बिजनेस कीजिए. ठीक है, इन 1608 एडी ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट विलियम हॉकिंस नाम के एक बंदे को उन्होंने जहांगीर के कोर्ट में भेजा और बोला कि भाई जाके परमिशन लेके आओ. तो विलियम हॉकिंस नाम का बंदा जो है जहांगीर के कोर्ट में आया. जहांगीर एक मुगल एम्परर था, उसके कोर्ट में आया और बोला कि भाई मुझे परमिशन दे दो आप रॉयल पैट्रोनेज की, मतलब मैं एक तरह से चाहता हूं कि हम लोग बिजनेस कर सके इंडिया में आके, तो उसकी परमिशन दे दो. ठीक है, और वहाँ से उन्होंने परमिशन लेना शुरू किया. परमिशन मिली उनको, बिजनेस शुरू हुआ. ठीक है, गुजरात के आसपास के जो भी पोर्शन पड़ता है वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस शुरू किया. ठीक है, और उसके बाद फूट डालो और राज करो स्टार्ट किया. ठीक है, बहुत सी जगह उन्होंने फूट डालो और राज
करो की नीति स्टार्ट कर दी। और 1757 में उन्होंने बंगाल के कुछ नवाब्स के साथ में एक वॉर किया, ठीक है, जिसको बैटल ऑफ पलासी भी हम लोग कहते हैं। वो बैटल ऑफ पलासी ब्रिटिशर्स जीते और उसके बाद उनका बहुत सी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया, मतलब उन्होंने इंडिया में अपना रूलिंग स्टार्ट कर दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से 1858 तक चला। तो जहां पे भी जिस भी बुक में आप देखेंगे वहां ये लिखा हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने रूलिंग शुरू कर दी थी 1757 से, और कहां तक रूलिंग करी 1947। लेकिन ब्रिटिशर्स ने रूलिंग शुरू करी, बट पहले रूलिंग किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस कंपनी से प्रॉब्लम होने लगी, तब उस कंपनी को लिक्विडेट कर दिया गया, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लिक्विडेटेड इन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी लिक्विडेट हो गई। और फिर क्वीन विक्टोरिया जो है वो इंडिया की अधिपति बन गई। उनकी गवर्नेंस के अंदर इंडिया का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ, और 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया। तो ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल कहां से कहां तक किया है वो पूरा है, ठीक है, 1757 टू 1947। लेकिन ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं दो तरह से हुआ। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी लिक्विडेट हो गई उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास में इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी के क्या हाल थे? तो याद रखना, ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी बेटा, ठीक है। हमारे सारे विलेजेस, हमारे सारे टाउन्स जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, सेल्फ सस्टेनिंग थे। ओके, दूसरा लिखा हुआ है एग्रेरियन इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अपना लाइवलीहुड कैसे चलाते थे? एग्रीकल्चर से। 85% ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ओके, फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। हमारे इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी हुआ करती थी। कैसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी? जैसे कॉटन, सिल्क। इंडिया का एक सिल्क था बेटा, डेकाई मसलिन, पूरे वर्ल्ड में फेमस था। माना जाता है कि एक अंगूठी में से आप पूरी चद्दर निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब इतना सॉफ्ट जो है उसका मटेरियल होता था, इतना अच्छा रेशम होता था वो, जो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। तो कॉटन के लिए, सिल्क के लिए, टेक्सटाइल के लिए, मेटल के लिए, प्रीशियस स्टोन के लिए इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत फेमस थी। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन भी थी बेटा इंडिया की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी। किस मामले में वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन? हैंडीक्राफ्ट्स और स्पाइस और हैंडीक्राफ्ट में इंडिया का कोई सानी नहीं था। ये हम बात कर रहे हैं प्रायर द ब्रिटिश रूल। इंडिया पहले क्या था? देखो, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। इंडिया के पहले हाल क्या थे, फिर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया के क्या हाल थे, और जब ब्रिटिशर्स चले गए तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के क्या हाल थे। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया की क्या सिचुएशन थी। तो देखो, अगर हम लोग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल की बात करें तो ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा है ये पॉइंट ये कहता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डेवलप किया, लेकिन उस डेवलप करने का रीजन क्या था? वो ब्रिटेन की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और ब्रिटेन की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट स्टार्ट किया। कैसे? जैसे इंडियन इकोनॉमी के अंदर रेलवे इंट्रोड्यूस किया, तो वो इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं था, एक्चुअली में वो ब्रिटिश इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना चाहते थे, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, इंडिया ट्रांसफॉर्म इनटू द फीडर इकोनॉमी। इंडिया एक फीडर इकोनॉमी बन चुका था। क्या मतलब होता है फीडर इकोनॉमी का? फीडर इकोनॉमी मींस एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। मतलब हमारे गरीब किसान जो हैं वो क्या कर रहे थे? वो बेचारे रुई का प्रोडक्शन करते थे, वो जूट का प्रोडक्शन कर रहे थे, रुई का प्रोडक्शन कर रहे थे, हम लोग अनाज उगा रहे थे, लेकिन बेसिक चीजें उगा रहे थे, ठीक है। फर्दर प्रोडक्शन कौन करता था? ब्रिटिशर्स।
कैसे? जैसे वो हमसे कॉटन परचेस करेंगे और उस कॉटन से वो थ्रेड्स बनाएंगे, फिर उस थ्रेड से जो है वो कपड़ा बनाएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? कपड़ा। वो कौन प्रोड्यूस करेगा? ब्रिटिशर्स। हम क्या कर रहे थे? सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे उनको, फिर वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जाते थे और वहां पे प्रोडक्शन होता था। तो इसीलिए लिखा गया इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी बना दिया था, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिटिशर्स नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट। ब्रिटिशर्स ने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया कि हम लोग जो है एक तरह से नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम तो निकालें। भाई आज की गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी जैसे मोदी गवर्नमेंट है, भले कितनी भी हम लोग बुरे सिचुएशन में हैं, बट फिर भी हम लोग कैलकुलेट तो करेंगे ना कि हमारी जीडीपी कितनी चल रही है, हमारी नेशनल इनकम क्या है, हमारी ग्रोथ रेट क्या है, भले वो नेगेटिव आएगी तो क्या हुआ, है ना। तो इसी तरह से यहां पर भी ब्रिटिशर्स ने जो है वो उस समय बिल्कुल भी कुछ कैलकुलेट नहीं किया, वो हमारी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे थे, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज पे था। ठीक है, वो इंडिया को सिर्फ एक फीडर इकोनॉमी की तरह देखते थे बस। तो इसमें इसने देखो लिखा है ब्रिटिशर्स नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ओके, आगे फिर ये देता है, अब किसने, जो भी भाई ब्रिटिशर्स ने तो नहीं किए, क्या इंडियंस ने कोई सिंसियर अटेम्प्ट किए क्या नेशनल इनकम निकालने के लिए? बिल्कुल किए। क्या लिखा है देखो, दादाभाई नारोजी वॉज द फर्स्ट टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। पहली बार इंडिया की नेशनल इनकम निकाली किसने? दादाभाई नारोजी ने। हालांकि वो एक प्रॉपर नहीं था, लेकिन फिर भी पहली बार प्रॉपर अटेम्प्ट किया गया बाय वे ऑफ दादाभाई नारोजी। ठीक है, फिर उसके बाद में दादाभाई नारोजी ने कब किया था ये? 1867 में किया था, और उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है, ये बुक जो है उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ठीक है, इन इंडिया। ये बुक जो है इसमें 1867 के अंदर ये बुक पब्लिश हुई, उसके अंदर इन्होंने नेशनल इनकम का जिक्र भी किया है। तो मतलब पहला जो अटेम्प्ट था वो तो दादाभाई नारोजी ने किया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग आए, लाइक विलियम डिग्बे, फिंडले सिराज, प्रोफेसर VKRV राव। देखो मैंने इनको ऐसे क्यों बॉक्स में लिखा है, बिकॉज जो हम लोग कह सकते हैं अब तक का जो बेस्ट जो था ना, अब तक इन द सेंस मतलब यहां तक का जो बेस्ट था वो प्रोफेसर VKRV राव ने किया। ठीक है, जो प्रॉपर अटेम्प्ट किया वो प्रोफेसर VKRV राव ने किया। पहली बार अटेम्प्ट किसने किया? दादाभाई नारोजी ने, लेकिन जो एग्जैक्ट और हम लोग सटीक जो कैलकुलेशन कह सकते हैं वो VKRV राव ने की। आगे ये लिखते हैं द ऑब्जर्वेशन, मतलब कुल मिला के ये इन सब ने जो भी ऑब्जर्व किया वो क्या था? दे ऑब्जर्व ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 1901 से लेके 1950 के बीच में, जब तक हमको इंडिपेंडेंस मिली तब तक अप्रोक्स कह सकते हैं 2% ग्रोथ थी सिर्फ नेशनल इनकम में, 2% ग्रोथ, और 0.5% ग्रोथ थी पर कैपिटा इनकम में। मतलब बहुत ही बुरे हालात थे। तो एक बार हम वापस देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा। मैंने आपको सिंपली ये बताया कि कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है। कॉलोनियलिज्म का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो कंट्रीज होंगी, एक रूलर कंट्री होगी और एक कॉलोनी होगी। रूलर कंट्री जो है वो कॉलोनी के लिए कुछ पॉलिसीज बनाएंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग रूलर कंट्री ब्रिटेन है और जो कॉलोनी है वो इंडिया है। ओके, उसके बाद अपन ने ये देखा कि ब्रिटिश रूल स्टार्ट कहां से हुआ। ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ 1757 विद द बैटल ऑफ प्लेसी से। ठीक है, अच्छा ब्रिटिश रूल कहां से कहां तक चलता है? 1757 से 1947 तक, लेकिन 1757 टू 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। ये कंपनी जो है बनी कब थी? 1599 AD के अंदर बनी थी। मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है उन्होंने ये बनाया। इसके हेड जो है वो क्वीन एलिजाबेथ थी। 1688 के अंदर जहांगीर के कोर्ट के अंदर प्रोफेसर विलियम हॉकिंस आए और उन्होंने बोला कि भाई हमको आप बिजनेस करने दो, हमको परमिशन दो कि हम बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर वहां से उनका काम ये शुरू हुआ। मतलब उन्होंने इंडिया में एंटर किया 1608 के अंदर एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी लोगों को, हमारे जो किंग्स थे, हमारे जो नवाब्स थे, हमारे जो भी एम्परर्स थे, उनको जो है भड़काया एक दूसरे के खिलाफ, और फूट डालो और राज करो, उन्होंने स्टार्ट किया, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, और 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी में वो जीत गए। उसके बाद से उनका रूलिंग शुरू हुआ। बट 1858 के अंदर ये कंपनी लिक्विडेट हुई, और फिर जो है वो इंडिया की रूलिंग स्टार्ट की क्वीन विक्टोरिया ने।
ठीक है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूलिंग शुरू हुई और 47 के अंदर ये रूलिंग खत्म हुई और हम लोग फ्री हो गए थे, इंडिया एक फ्री कंट्री बन चुका था। फिर इंडिया हम लोग देख रहे हैं ब्रिटिश पीरियड से पहले कैसा था, तो उसमें अपन देखेंगे ये इंडियन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था, एग्रेरियन इकोनॉमी था, हम लोग सबको एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, बहुत डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यहाँ पे होती थी, टेक्सटाइल की, सिल्क की, मेटल की, ठीक है, और हमारी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी स्पाइस के केस में और हैंडीक्राफ्ट्स के केस में, ठीक है। फिर अपन ये देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या सिचुएशन थी, मतलब ब्रिटिशर्स जब आ गए तो उस समय कैसा फेस था। उस समय ये था कि हम जो हैं वो हमारा डेवलपमेंट अगर ब्रिटिशर्स कर भी रहे थे तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ क्या था, ब्रिटेन इंडस्ट्री का, ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री का प्रोटेक्ट करना और उनको प्रमोट करना, ठीक है, बस हमारा इतना ही काम था, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे थे, वो हमको फीडर इकोनॉमी बना रहे थे, मतलब वो कहते थे आप रॉ मटेरियल बेचो हमको और हम उसको फिनिश गुड्स बना के वापस यहीं पे बेचेंगे, ठीक है। तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक यूज होना था, मतलब वो हमको यूज कर रहे थे बस, और कुछ भी नहीं। उसके बाद आता है ब्रिटिशर्स ने हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए या पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कोई सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। किया किसने, दादा भाई नारोजी ने 1867 में। इनकी एक बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के अंदर उन्होंने नेशनल इनकम का कैलकुलेशन के बारे में भी बताया, बट उनके बाद में विलियम डिग्बे, फिंडले सिराज एंड प्रोफेसर VKRV राव ने भी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के लिए कैलकुलेशन की। इन सब ने क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 1901 से लेके जब तक हमको इंडिपेंडेंस मिला तब तक नेशनल इनकम की ग्रोथ जो थी वो सिर्फ 2% थी और पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ थी वो सिर्फ 0.5% थी, ठीक है। चलिए, अब इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है बेटा, आगे चैप्टर के कुछ और पार्ट्स भी हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।